परिचय करा देते हैं हमारे पैनलिस्ट से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीपक सक्सेना जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं। हमारे बीच अमित निगम जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ अभिमन्यु त्रिपाठी जी हैं, जो स्वतंत्र विचारक हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले मैं दीपक सक्सेना जी के पास चलूंगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीपक जी, सबसे पहला सवाल आपसे है जी। कि ये किसान आंदोलन, क्या इस आंदोलन को समझने में सरकार विफल रही है? ये पंजाब से चलकर हरियाणा होते हुए दिल्ली तक कूच किया इन्होंने। क्या कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, जो इतना सब होने के बावजूद सरकार सोती रही? नहीं सचिन जी, देखिए मैं तो इस बारे में यही कहूंगा कि सरकार जो है कहीं विफल नहीं रही। और हमें समझना होगा, अगर हम इस आंदोलन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग है। अगर हम देखें तो यह आंदोलन केवल दो ही जगह से हो रहा है, पंजाब साइड से और हरियाणा से। ऐसा क्यों? आज देखिए बार बार कहा जा रहा है, सरकार द्वारा कहा जा रहा है, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि नहीं आप लोग आइए, ये हम लोग बैठते हैं, बातचीत हम लोग करते हैं। पहले से भी सुनिश्चित कर लिया गया कि भाई ठीक है आप लोग आइए, बुराड़ी में आइए, हम लोग बैठते हैं। फिर भी नहीं माना जा रहा, तो उसको क्या कहा जाएगा? आज देखिए जो भी नियम बने हैं, अगर हम बात करें, अगर हम लोग कृषि नियमों की अगर हम लोग बात करें, तो कहीं भी वो ऐसा नहीं है कि किसान भाइयों का कहीं उसमें नुकसान हो रहा है। हर जगह किसानों के हित में है और सरकार किसानों के बारे में सोच रही है। अगर हम लोग बात लेकिन करें, दीपक जी, एक एक प्रश्न ये भी उठता है कि जितने भी बिल भारतीय जनता पार्टी पास करती है या लाती है जी सदन में, ऐसा क्यों जी, होता कि हर बार कोई ना कोई जब बिल ये लोग लाते हैं, जैसे सीए एनआरसी आया, तब हाँ भी जी जनता के बीच में इस तरीके का कंफ्यूजन फैलाया गया और सभी पूरे देश और विश्व ने देखा कि किस जी तरीके से उस बिल पर विपक्ष ने लोगों को भड़काया और उसने देश में डिस्टर्बेंस पैदा करने का प्रयास किया। जी जी वही जी आज अगर देखा जाए, वही हाल किसान बिल का भी है कि इस जी बारे में ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार बार बार विफल हो रही है कि बिल पहले लाती है समझाती बाद में, जबकि होना ये चाहिए कि पहले उनको समझाए उसके बाद बिल लाए, जिससे कि इस तरीके के जो आंदोलन है वो ना हो। जी। देखिए अब तक जो भी सरकारें रही, उन्होंने यही काम किया, समझाने का काम किया। मगर अगर हम देश हित की बात करें तो कभी कुछ किया नहीं गया। आज जो सरकार है वो पहले करती है कि देखिए हमने इस चीज को लाए हैं हम आपके हित के लिए। अब वही कुछ है, देखिए जब भी कोई चीज लाई जाती है तो कुछ लोग उसको समझ लेते हैं, कुछ लोग जो वही होते हैं, वही विपक्ष के लोग जो उसमें हंगामा खड़ा करते हैं। बात उनके भी समझ में आता है कि ये चीज हमारे यहाँ फायदे के लिए चीज है, मगर समझने का प्रयास नहीं किया जाता। और वही सब लोग जो है, ये जो भी आप देख रहे हैं, सब ये उसी का एक वो है कि उसी को लेकर वो लोग चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, कहीं किसानों का हित नहीं है इस चीज में। जी हाँ। चलिए मैं आता हूँ आपके पास, चलते वरिष्ठ पत्रकार अमित निगम जी के पास। अमित निगम जी, आपको क्या लगता है कि सरकार किसान बिल लाने के बाद किसानों को समझा नहीं पाई, या कहीं ना कहीं उसकी विफलता आपको लगती है? क्या आपका वक्तव्य, जरा जनता को समझाने हमारे का प्रयास करें। हमारे साथी सक्सेना जी ने अपने विचार में कहा, सरकार को पहली बात यह कि सरकार को क्या जल्दी थी, इतनी जल्दी किस बात की थी कि अध्यादेश लाया जाए और फिर उसको बिल में परिवर्तित। इतनी जल्दी लाने की मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि पहले हमें जनता को समझा लेना चाहिए था, हमने किसान भाइयों को उसके विषय में जानकारी दे देनी चाहिए थी, उसके बाद बिल लाया जा सकता था। कोई इमरजेंसी ऐसी स्थिति इस बिल के लिए नहीं थी कि हमें अध्यादेश के माध्यम से इस बिल को लाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सबसे अक्सर हमारा किसान ही इस बिल को नहीं समझ पा रहा, तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। जिसके लिए हम ये कानून लाए, जिसके लिए बिल लाए, हम उसको ही संतुष्ट नहीं कर पा रहे। और अगर किसान अपनी कोई समस्या कहता है तो पहले दिन ही सरकार को किसान से बढ़ के बात करनी चाहिए, क्योंकि बिल उसके हित के लिए। पूरी तरीके से बिल को नहीं नकारा जा सकता, ठीक है, कुछ बातें अच्छी हैं, लेकिन किसान की एक मांग है एमएसपी की। सरकार कहती है एमएसपी है, लेकिन अगर वही माल
सरकार बाहर भेजता है तो उस पर एमएसपी लागू नहीं होगी। तो लेकिन अमित निगम जी, एक बात ये भी समझने वाली है कि पूरे देश के किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। इस चीज को भी समझना चाहिए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल एरिया है, वहां पर किसान बाहर नहीं आए, वहां आंदोलन नहीं कर रहे हैं। ये कुछ पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है। इस विषय पर आपका क्या विचार है, जरा बताइए। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और इस बात को समझ भी रहा हूँ। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इसमें एक विषय ये हो सकता है कि हरियाणा, पंजाब, एनसीआर उधर की तरफ जो किसानों की जोत है, बड़ी जोत है उनके पास, और एक ये बड़ा विषय है, और बाकी क्षेत्रों में किसान के पास छोटी जोत है और वो उन चीजों को अभी उतनी गंभीरता से ले नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा है। बड़ी जोत होने का फर्क पड़ता है, और किसानों की एक शिक्षा का जो स्तर है वो पंजाब और इधर के में दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। इसको तो एक मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय है आंदोलन के पीछे, और कहीं ना कहीं एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि वहां पर सरकार का तो इशू है, ये तो मानना पड़ेगा कि पार्टी, क्योंकि वह कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस की पार्टी, हाँ, तो इसका एक असर पड़ रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस प्रदेश में जो सरकार है वो उन चीजों को दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर रही है। हाँ, वो अपने ऊपर न बात लाकर सीधे केंद्र सरकार पे डालती है, केंद्र सरकार को दे रही है, बस इतना सा फर्क। और भोले वाले किसानों को जो है गुमराह करने का प्रयास, तरीके से गुमराह करने का प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत बहुत कहीं- धन्यवाद। चलते हैं अभिमन्यु त्रिपाठी के पास, जो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। अभिमन्यु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आप सभी ने देखा, हम सभी लोग देख रहे हैं कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट, असामाजिक तत्व इनके बीच में हैं। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, जरा जनता को समझाने का प्रयास करें। आपकी आवाज बहुत ही कट रही है। हाँ, अभी आ रही है। ये कह रहा हूँ साफ साफ दिखता है कि जब आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा कट के आ रही, ऑडिबल नहीं है उस तरीके से। एक बार प्रयास करें, कनेक्शन का कुछ इशू है क्या? चलिए, मैं तब तक दीपक जी के हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है, बहुत क्लियर आ रही है। चलिए, अपना विचार रखते हैं। जी सचिन जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने बताया कि सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया का एक अपना बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है आज के समय में। किस बात को सच्चाई जी, तो काफी कुछ फोटोज मैं देखा हुआ है मैंने सोशल मीडिया पे, और कुछ वीडियोस देखे हुए हैं। उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि एक व्यक्ति आता है, कहता है कि जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है वो हमारा भाई है, और जो भारत का प्रधानमंत्री है वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन हमारा दिल्ली में बैठा हुआ है। तो एक बात तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई, जैसा कि आपने बोला कि फ्रिंज जो तत्व है, अराजक तत्व है, उनकी एंट्री हो चुकी है, और इसकी एंट्री हो चुकी है। मैं कहना चाहूंगा हमारे जो किसान नेता हैं उन लोगों से एक आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को पहचानें और इस आंदोलन से उनको हटाने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि जैसे शाहीन बाग में हुआ था, कि वो असामाजिक तत्वों ने ही इस आंदोलन को इतना बड़ा कर दिया था, और हाँ, उसको पूरे देश ने देखा, बस वही कहीं ना कहीं कन्वर्ट होता जा रहा है। और सिर्फ पंजाब के ही किसानों को क्यों समस्या है? वो मैंने क्वेश्चन अमित निगम जी से किया था, तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो वो अपने ऊपर ना वो बोझ लेकर वो सीधे केंद्र सरकार पर डालने का प्रयास करे, इसलिए भोले वाले किसानों को वहाँ पर उस तरीके से किया गया, बस वही बहकाया जा रहा है। जी बिल्कुल बहकाया जा रहा है, और उन्हें सच्चाई से रूबरू नहीं कराया जा रहा है कि क्या वो सच्चाई क्या है, बिल में किन बातों पर प्रकाश डालना है। और मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि सरकार का भी फेल्योर है कि उन सब की बातों को कैसे किसान भाइयों तक पहुँचाया जाए, इसकी भी एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी समस्या अगर आती है तो किसान भाई कैसे अपनी उस समस्या का समाधान करें, वो भी एक होना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ये लोकल लीडरशिप का एक तरीके से देखा जाए तो जो पंजाब में या जो भी जहाँ से भी ये किसान नेता या किसान आ रहे हैं दिल्ली की ओर,
कि कहीं ना कहीं वहाँ की लोकल लीडरशिप पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है कि बिल्कुल वो उठाता है। किसानों को समझाने में असमर्थ रहे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ये एक जिम्मेदारी थी पार्टी के पदाधिकारियों की, सरकार में जो लोग हैं उनकी, कि कैसे हम अपने आप को, सूचना प्रसारण मंत्रालय का यही काम है सर, कि आप अपने सरकार की जो भी उपलब्धियां तो आप गिना देते हैं, लेकिन सूचना कौन देगा? सूचना कौन देगा? उपलब्धियां गिनाने के लिए एक सिर्फ मंत्रालय बना के रखा हुआ है। दीपक जी, इस पर मैं जवाब आपसे लेना जी। चाहूंगा। अभिमन्यु त्रिपाठी जी ने बताया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार की ये फेलियर है कि अपना तो प्रचार कर लेते हैं, बट जो ग्राउंड लेवल पे इंफॉर्मेशन जानी चाहिए किसानों को, नौजवानों को, वो इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं पहुंच पाती, जिसका विपक्ष पुरजोर तरीके से फायदा उठाता है। इस विषय पर आपके क्या विचार है? आप जनता को देखिए, समझाइए। इसमें भी जैसे मिस्टर त्रिपाठी जी ने भी बताया अभी, और हमें तो लग रहा है, देखिएगा, जहां भी बीजेपी की सरकार है ऑल ओवर इंडिया में, तो वहां पर समय समय पर किसानों के बीच में जाया गया और एक एक कार्यकर्ता ने गांव में जाकर चौपाल लगाई, उनको सब समझाया। और अभी जैसे हमने कहा भी था, जब पंजाब और हरियाणा में ऐसा किया हुआ, तो वहां यही रहा कि देखिए वहां सरकार जो है उस चीज को नहीं समझा पाई, उन लोगों के बीच तक नहीं जा पाए हम लोग, और वही सब कमी देखने को आ रही है। वही के लोग ज्यादातर बगावत पर आ चुके हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये चीज हमारे जो फायदे के लिए है, जबकि अदर और स्टेटों में देखिए कहीं कोई बात ही नहीं, क्योंकि वहां का जो किसान भाई है वो समझ चुका है या नहीं, ये जो भी कानून है, जो भी बिल है, वो कहीं ना कहीं हमारे हित में है। इस वजह से अदर जगह कहीं ऐसा आंदोलन नहीं है, जहां भी हुआ है वो अदर पार्टियों ने थोड़ा बहुत किया है, नहीं ऐसा नहीं है कि वो वहां के लोग परेशान है, किसान भाई परेशान है। जी हाँ। अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर जो पता चला था कि खालिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है, कनाडा में बैठे हुए उनके नेताओं ने फंडिंग की है, क्या इस बारे में कुछ आपको जानकारी है या कुछ जनता से शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, आज के समय में जनता तो अपने आप में स्वयं इतनी समझदार है, देखिएगा, और मैं तो नहीं कह सकता, मगर चूंकि इन चीजों में देखिए मेरा बोलना जो है, चूंकि हो सकता है ऐसा कुछ रहा हो, जो भी ब्यूरो ने अगर अपना कोई रिपोर्ट दिया है तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा कुछ रहा होगा, कुछ देखा गया होगा, हो भी सकता है। आई मीन, क्या वही ऐसी जगह क्यों हुआ जा रहा है, ये भी हो सकता है। वही जी हाँ। पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है और जी उस जी जी स्टेट से लोग आ रहे हैं, तो ये भी एक, क्योंकि लखनऊ, दिल्ली में ये देखा गया कि कश्मीर के जो फ्रिंज एलिमेंट थे वो जगह जगह पर जाकर उन लोगों ने सीए और एनआरसी पर प्रोटेस्ट किया, लोगों को भड़काया। जी ये देखने में आया था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट और आईबी ने ये सब खुलासे किए थे। अभी जब केस दर्ज हुए लखनऊ, दिल्ली और कर्नाटक में, ये चीज देखने को आई। जी अमित निगम जी, आपसे एक प्रश्न की, जैसा कि दीपक जी ने भी समझाया, कल अमित शाह शाम को आते हैं, जबकि वो कृषि मंत्री नहीं, गृह मंत्री हैं। कृषि मंत्री तो अभी तक सामने आए भी नहीं है। क्या सरकार में कुछ आपको विरोधाभास देखने में आता है कि वन मैन आर्मी शो चल रहा है, कि हर चीज के लिए अमित शाह सामने आते हैं, बाकी मंत्री सामने नहीं आते हैं? ऐसा क्या है? कृषि मंत्री ने सिर्फ ये बोला 3 तारीख को ठीक है मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन अमित शाह बोलते नहीं, आप एक जगह पर एकत्रित होइए, हम जब भी आप वहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे, हम तुरंत वहाँ पर मेरे सरकार के प्रति बात करने के लिए आएंगे। ऐसा क्या कोई विरोधाभास आपको सरकार में दिखता है? दिल्ली की सरकार में एक बात तो मतलब बहुत आसानी से समझ में आती है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी जब इस बात को कह देते हैं तो ऐसा लगता है कि अब ये बात फाइनल हो गई। मंत्री, उसी विभाग का मंत्री जब तक उस बात को कहता है तो लोगों को विश्वास जगाने में वो सक्षम नहीं है। मंत्री हैं अपने विभाग, वो सक्षम नहीं माने जाते हैं जनता के द्वारा, और मैं इसको बहुत अच्छी बात नहीं मानता हूँ लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र की ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि हमारे देश का केंद्रीय मंत्री इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने विभाग की बात कह सके। उसके लिए प्रधानमंत्री को आना किसानों को पड़ेगा, समझा सकते हैं, मंत्री एक जाकर वरिष्ठ वहाँ पर। मंत्री को आना पड़ेगा। तो ये लोकतंत्र की दिशा से देखा जाए, निगम जी, मैं आपकी बात को एक मिनट काट रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी जो है, आज भी
भी आए हैं, टीवी पर भी उन्होंने कहा है, इस बात को कहा है ऑलरेडी उनकी पहले वार्ता चल रही थी, मगर उसी में कुछ यूनियंस ऐसी हैं, देखिए किसानों के बीच में भी कुछ यूनियन ऐसी है जो वार्ता करना ही नहीं चाहती। वो तो केवल ये है कि हमारे पीछे जो किसान भाई लोग हैं हम इनको भड़का के रखें, ऐसा नहीं है। देखिए सत्येंद्र जी, आपकी बात जो है वो किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि सरकार का इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है कि अगर खालिस्तान, पाकिस्तान और अन्य संगठन, जिनको हम लोग देश विरोधी संगठन कह सकते हैं, वो अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारी सरकार अभी तक इंटेलिजेंस क्या करता रहा कि इतने दिन से चल रहे आंदोलन को हम ये नहीं भाप पाए कि किस कदर गुस्सा किसानों का मेरे लिए हमारी सरकार के लिए आ रहा है। तो हम क्यों नहीं हमारी इंटेलिजेंस उसकी रिपोर्ट कर पाई, कैसे संगठन उसमें इन्वॉल्व हो गए, कहाँ तक, ये बड़ी समझने की बात है दोनों तरीके से। देश की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि आज की डेट, आज के समय में जो हमारे गृह मंत्री हैं, शायद इससे मजबूत गृह मंत्री हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो अगर आज भी हमारी इंटेलिजेंस फेल हो रही है और लोग इस तरीके से स्थितियां हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मतलब आपको, क्योंकि इस विषय पर दीपक जी मैं आपका फीडबैक लेना चाहूंगा, लेकिन अभिमन्यु त्रिपाठी जी ये चीज जो अमित निगम जी कह रहे हैं, इस विषय पर बहुत बड़ी डिबेट पूरे देश में चली कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। क्योंकि साल के शुरुआत में हम लोगों ने पूरे देश में देखा कि सुनियोजित साजिश के अंतर्गत इस तरीके के, यानी जिस बिल में कुछ भी ऐसा नहीं था जो किसी को बाहर निकाले अंदर करे, लेकिन उस पूरे देश में माहौल बनाया गया कि नहीं, मोदी और अमित शाह जी कुछ धर्म विशेष के लोगों को बाहर कर देंगे। वैसा ही क्यों फिर ये किसान आंदोलन के रूप में देखने को मिलता है? इस विषय पर अपना प्रकाश डालिए। देखिए सचिन जी, सीधी सी बात है, जो लोग 70 सालों से सत्ता पे काबिज रहे हैं, अगर उनसे कुर्सी छीन जाती है तो जाहिर सी बात है झटपटाना लाजमी है। और वो सत्ता की जो भूख है वो इतना ही मतलब गहरी होती गई है कि अब ये देशद्रोह के भी आमादा हो चुके हैं। इन्हें इन के प्रकार ने बस सत्ता चाहिए। तो आपको ये किसान आंदोलन कहीं ना कहीं देशद्रोही की उसमें लगता है? आप किसान आंदोलन को दूसरे रूप में देख रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है, क्योंकि जब जिस आंदोलन में मोदी जी को अपना दुश्मन बना दिया जाए और इमरान खान को अपना दोस्त और अपना बड़ा भाई बनाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे देशद्रोही थोड़ा सा एक जगह पर टोकना चाहूंगा आपको। क्या आप कहीं ना कहीं इस चीज को दृष्टिगत कर सकते हैं कि कुछ लोगों को प्लांट भी किया जा सकता है आंदोलन को फेल कराने के लिए? फेल कराने के लिए जितनी बड़ी आबादी आंदोलन में साथ है, क्या आपको सारे आदमी पाकिस्तानी लगते हैं? सारे आदमी देश का गद्दार लगता है? अगर सारा आदमी देश का गद्दार है तो अगर 4 आदमी प्लांट करके आंदोलन को फेल करने की प्रक्रिया हो सकती है, या सारा कांग्रेसी देशद्रोही था, तो आप देखिए, आप किसी एक पार्टी को देशद्रोही नहीं कह सकते। आप सरकार में, आप ये लोकतंत्र के खिलाफ है। आप अपने, अगर हम विरोध करने का हक है, हम विरोध कर रहे हैं, आप संविधान ने हमें हक दिया है विरोध करने का, ठीक है। और उसमें 4 आदमी, देखिए बात तो इस जगह पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करें कि अगर 2 आदमी प्लांट करके इस तरीके की विचारधारा रखी जा सकती है, तो क्या पूरा आंदोलन देशद्रोही हो जाए या उनकी बात देश के खिलाफ हो जाए? अभिमन्यु जी का मैं अभी इसमें बताना चाहूंगा जी, उन्होंने पूरे आंदोलन को पर प्रश्न नहीं उठाए हैं। उन्होंने कहा है सचिन जी, मैंने ये कहा है कि कुछ लोग पूरे आंदोलन को उग्र बनाने का काम कर रहे हैं जी। अब वो कुछ लोग से कैसे लोग प्रभावित होते हैं? 2 दिन पहले ही हम लोगों ने देखा कि ट्रैक्टर से 2 पुलिस कर्मियों को कुचलने का प्रयास हुआ। पूरे देश ने इस चीज को देखा। मैं समझता हूँ कि भारत का किसान हर आंदोलन के साथ और अच्छे और बुरे लोग जुड़ते हैं, जिससे इनके अपने निहित स्वार्थ होते हैं उस आंदोलन के लिए। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को, ये पूरा रोल इंटेलिजेंस का है कि उसमें उस चीज को देखते हुए उन लोगों को उस आंदोलन से अलग करना बहुत जरूरी है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी भीड़ से ऐसे लोगों को चिन्हित करके जब हमारे जवानों पे ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि उन 4 भीड़ को अंदर में 4 लोगों को पकड़ के ला सके?
नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए, यही तो जांच का विषय है। गृह मंत्री ये सरकार की इंटेलिजेंस का काम है कि हाँ, किस ये तरीके के इंटेलिजेंस लोग का किस काम है। आंदोलन। देखिए ऐसे तो ये भी कहा जा सकता है कि इतने करोड़ों की आबादी के शहर में से बदमाश को कैसे खोजा जाए। इस आधार पे किसी एक पूरे व्यवस्था को, यही इसी का काम है सरकार का कि कैसे लोग कैसे उसमें प्रवेश कर गए और आंदोलन को प्रभावित कर सके। दीपक जी, शो के लास्ट में आप तीनों पंडित से एक एक क्वेश्चन मैं और लूंगा और उसके बाद शो का वाइंड अप करूंगा। समय कम है हमारे पास। दीपक जी, आप देश की जनता और किसान को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस शो के माध्यम से कि उनको क्या करना चाहिए? देखिए सचिन जी, मैं तो यही क्योंकि कहूंगा, आप भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत ही अहम रोल इसमें हो जाता है क्योंकि आप सरकार में भी हैं, केंद्र और राज्य में, और किसान मोर्चा विंग से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका बहुत ही ज्यादा इसमें रोल अहम हो जाता है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सचिन जी देखिए, मैं तो इस बारे में यही कहूंगा कि जो भी हमारे भाई किसान लोग जो भी आंदोलन कर रहे हैं, हम देख रहे थे, टीवी पर भी देख रहे थे किस तरीके से रोड जाम कर दिया है, पब्लिक परेशान हो रही है। तो वो लोग बैठकर जो बातचीत की जा सकती है वो हम लोग किसी को परेशान करके नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सभी ने ये अमित शाह ने भी कल इसको पॉइंट आउट किया कि बैठकर एक आज जगह आप बैठिए, हमारा मंत्री वहां जाएगा, आपसे बात करेगा और बातचीत से हम लोग हल निकालेंगे। ये बात कल उसने बोली है। उन्होंने कहा है आप आइए, बुराड़ी में आइए, आप लोग बैठिए, सब लोग आइए, जितना भी लोग आ सकते हैं आइए, आप लोग, हम बैठ के बातचीत करेंगे। मगर नहीं, तो हम लोग क्यों ऐसा आंदोलन कर रहे हैं कि दूसरा पब्लिक परेशान हो रही है? हम तो परेशान हो ही रहे हैं, हम अपने फैमिली को छोड़कर आ रहे हैं, वहां पर ठंड में हम लोग पड़े हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में हम लोग पड़े हुए हैं, रोड पर पड़े हुए हैं। अभी कितना लोग देखिए, सब ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है, लोगों की जरूरत है नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक सामान नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा, देखिएगा कि प्लीज जो भी लोग हैं उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, अगर हमारी बात को सुन रहे हैं वो लोग, या वहां तक ये चीजें सब पहुंचे, तो अपने आंदोलन को स्थगित करें और प्रयास करें कि हम लोग बैठ के एक टेबल पर बैठ के हम लोग बातचीत करें। जी धन्यवाद। ठीक है अभिमन्यु जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि देश की जो जनता है, देश के किसान भाई लोग हैं, एक आरोप आपका मैंने देख लिया, लेकिन आप किसानों के पक्ष में ऐसा क्या है कि जो चीज आप उनको एड्रेस करना चाहेंगे कि उनको काम करना चाहिए, क्या आप मैसेज उनको देना चाहते हैं? बिल्कुल सचिन जी, किसान हमारे देश का अन्नदाता है सबसे पहली बात, और अन्नदाता के हितों की रक्षा करना सरकार का भी दायित्व है और हमारे यहाँ के देश की जनता का भी दायित्व है। लेकिन कोई ऐसा आंदोलन जिससे देश की अन्य जनता को, आप जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं उसके अलावा अगर ऐसे लोगों को परेशानी होती है, मैं समझता हूँ कि वो आंदोलन ठीक नहीं है। जिस तरह से अमित शाह जी ने बोला है कि आप एक जगह पे एकत्रित होइए और हम वहाँ बैठ के बात करते हैं। एक आंदोलन अन्ना जी ने भी किया था, आपको याद हो शायद, अन्ना हजारे ने किया था, बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन था, मैं उसका पार्ट था। इस आंदोलन जो व्यवस्था हमारी संविधान में है वो उसके लिए होना चाहिए। अगर हमारे हितों की कहीं टकराव हो रहा है, हमारे हितों को कहीं चला जा रहा है, तो बिल्कुल होना चाहिए आंदोलन, लेकिन वो एक शांत तरीके से होने चाहिए। सड़कों पे उतरना, तोड़ फोड़ करना, जवानों पे हाथ चढ़ाना, मैं समझता हूँ ये सब नहीं होना चाहिए। और मैं एक बार फिर से आग्रह करूंगा, हमारे जो किसान भाई के जो नेता लोग हैं, जो भी संगठन इसमें कार्यरत हैं, जो सक्रिय हैं, कि एक जगह बैठ के अपना सरकार से बात करें, अपनी बात रखें। नहीं मानते हैं, आपकी जायज मांगे हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इस तरह का आंदोलन करना मैं समझता हूँ ये संविधान के लिए भी, हमारे देश के लिए भी और आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित निगम जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका मैं लेना चाहूंगा इस विषय पर कि आज की डेट में जब किसान भाई सड़क पर हैं, सरकार उनसे बातचीत का प्रस्ताव रख रही है, अभी मेरे पास खबर आ रही है कि किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है और वो बिना शर्त, यानी उसमें कोई भी शर्त नहीं होनी चाहिए बातचीत में, ऐसा उन्होंने कहा है, तभी वो लोग बातचीत करेंगे। इस बारे में आपका कंक्लूडिंग रिमार्क मैं लेना चाहूंगा। देखिए, किसान इस देश की रीढ़ है और किसान की बात को सरकार को बहुत पहले सुन लेना चाहिए था। किसान को ट्रैक्टर चढ़ा के या ट्रैक्टर पे चल के दिल्ली तक आने की जरूरत नहीं पड़नी नहीं पड़नी। अगर किसान को उसके घर पे उसकी बात सुन ली गई होती
तो किसान ट्रैक्टर पे उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो ठंड में ऐसी सर्दी, हाँ, ठंड में अपने बच्चों को अपने बच्चों को लेके सड़क पे पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, ना आप चाहते हैं सड़क पर रहना, ना हम चाहते हैं, ना किसान चाहेगा। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं दर्द है, इसको समझना चाहिए सरकार को। और जब तक सरकार इसको खुले दिल से नहीं समझेगी, सरकार को खुले दिल से किसान की बात समझनी चाहिए। और जिस दिन सरकार खुले दिल से समझ लेगी, देखिए बिल में बहुत, क्योंकि बिल के संबंध में चर्चा बहुत नहीं हुई, बिल में बहुत सारी चीजें हैं जो किसान के लिए दर्द पैदा करेंगी। आप अगर उस पर प्रकाश डालना चाहें अगर आपके पास, तो आप हाँ, देखिए बिल के अंदर एक जो एमएसपी का इशू है, वो इतना बड़ा इशू है कि यदि मंडी के बाहर माल बिकता है, किसान को, हम समझते हैं कि किसान की क्या हैसियत रह जाती है और उसको अपनी नई फसल के लिए कितनी जरूरत होती है, उसको रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी जो असली मूल्य है उसको मिलना चाहिए। कितने दबाव में होता है फसल बेचने के समय किसान, ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। तो एक बड़ा विषय है, एक एमएसपी किसान की छोटी सी मांग है, आप एमएसपी लागू कर दीजिए, बाहर बिके माल चाहे मंडी के अंदर बिके, न्यूनतम रेट ये है, इससे कम बिल नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई ऐसी फसलें अपने देश में जिसकी एमएसपी लागू है, तो इसमें 25 से 23 फसलें हैं एमएसपी लागू है, तो सरकार ये कहती है एमएसपी चलेगी, लेकिन बाहर वो नहीं चलेगी। अच्छा, किसान सरकार को क्या जल्दी है कि वो अपनी ही मंडियों को बर्बाद करना चाहती है कि आप बाहर भेज दीजिए, मंडी शुल्क नहीं है? क्यों सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है भाई? किसके कौन है इसके पीछे जो सरकार अपने ही स्ट्रक्चर को नष्ट करना चाह रही है? कहीं ना कहीं ये विचारणीय एक प्रश्न है और बड़ा प्रश्न है कि सरकार ये विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार पूरा जो भी सरकारी तंत्र है वो कॉर्पोरेट घरानों को गिरवी रख देना चाहती है। किसके आधार, किसके दबाव में ये काम हो रहा है कि सरकार अपने ही स्ट्रक्चर को तोड़ देना चाहती है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है, इसका बात होनी चाहिए। और जब ये व्यवस्था यूरोप अमेरिका में ऑलरेडी फेल, वहाँ किसानों को सब्सिडी दी जा रही है इसी के लिए, तब भी फेल, तो सरकार को जल्दी किस चीज, इतना बड़ा विषय नहीं है। और तो कहीं ना कहीं मैं पूरी डिबेट से मैं समझ पा रहा हूँ कि मुद्दे हैं किसानों के जबरदस्त मुद्दे हैं सर। और सबसे बड़ी बात ये समझिए कि ये पहली सरकार होगी जो अपने ही राजस्व के लिए मना कर रही है कि साहब में आप माल मंडी में मत बेचिए, आप बाहर बेच दीजिए, हम टैक्स नहीं लेंगे साहब, प्राइवेट को दीजिए आप। मतलब ये एक समझ लेने वाली बात है कि मतलब इतनी गंभीर विषय है, ऐसी पहली सरकार होगी दुनिया में जो कहती है आप साहब बाहर बेचिए, मैं टैक्स नहीं लूंगा। जिसका टैक्स सीधे गवर्नमेंट को आ रहा है, जिसका फायदा सीधे गवर्नमेंट को आ रहा है जो राजस्व के रूप में, तो सरकार कहती है आप बाहर बेचिए। यानी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव है कि माल को बाहर बिकना चाहिए। दबाव तभी विपक्ष की ये बात कहीं ना कहीं सच साबित होती नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे पैनलिस्ट का, आप जुड़े हमसे, नीरव जी, अभिमन्यु त्रिपाठी जी।